If there is one investigative agency which is being talked about across the country, it is the Uttar Pradesh Special Task Force, also popularly known as the UPSTF. The UPSTF, which was formed in 1998 with a very handful of officers, is known for tackling the most dreaded and the most organized gangs and criminals penetrated across the state. We have with us today a very renowned IPS officer, retired IPS officer, Mr. Rajesh Pandey, who has been former IG of the UP police. He has been the person who has been among the founding members of the UPSTF. राजेश पांडे जी आज हमारे साथ मौजूद हैं. कई सारे ऐसे किस्से हैं उनके पास, ना सिर्फ हाल ही में चर्चित गुड्डू मुस्लिम के, बल्कि कई ऐसे और ड्रेडेड गैंगस्टर्स के जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में कभी अपना ऐसा एक डर कायम किया जिसे काटने के लिए खास तौर पर यूपीएसटीएफ का गठन हुआ 1998 में. उनसे बात करेंगे. सर, यूपीएसटीएफ एक खास फोर्स बनाई गई. यूपीएसटीएफ 1998 में कुछ ही चुनिंदा बहुत ही अपने बेस्ट ऑफिसर्स को चुन के बनाई गई. इस एजेंसी के बारे में हमें बताइए. एक छोटी सी एजेंसी ने शुरुआत की और आज ऐसा एक नाम एसटीएफ ने काबिज अपना कर लिया है उत्तर प्रदेश की भूमि में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, और इंटरनेशनली भी अब बात हो रही है. क्या मोडस ऑपरेंडाई रहता है, किस तरीके के लोगों को चुना जाता है, और क्या वाकई में ये माना जाए कि खाली श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा व्यक्ति था जिसको काटने के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ का गठन हुआ, या कई ऐसे और हिटलिस्ट पर थे माफिया? देखिए, उस समय 90s में क्राइम अपने चरम पे था पूरे स्टेट में क्या, पूरे नॉर्थ इंडिया में. आप उस समय का क्राइम अगर देख लीजिए, और उसी समय के क्राइम वाले लोग बाद में धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आए, चाहे वो शहाबुद्दीन हों, चाहे बिहार के तमाम माफिया हों जिनके यूपी से कनेक्शन थे, कोई भी हों, उस क्राइम को टैकल करने. और शिव प्रकाश ने उस समय एकदम ऊधम काट रखा था. यहीं लखनऊ में दिलीप होटल में असेंबली चल रही थी. असेंबली से 100 मीटर की दूरी पर AK-47 से अपने जो एडवर्सरी थे उनको एक रूम में घुस के मारा, और सैकड़ों राउंड AK-47 चली. क्या, एक चीज आपको छोटा सा काट रही हूँ, क्या AK-47 इस्तेमाल करने वाला श्री प्रकाश शुक्ला पहला गैंगस्टर था उत्तर प्रदेश का? मेरी जानकारी में, या उस समय में, या उस कालखंड में, या उस टाइम पीरियड में उसी ने शुरू किया था ये AK-47 का इस्तेमाल. और उसकी ऐसी दहशत हो गई थी. हालांकि उसके पहले कोई AK-47 ईस्टर्न यूपी में बनारस में शायद रिकवर की गई थी. उस समय श्री प्रकाश शुक्ला सरदर्द बन चुका था. दिलीप होटल का वो कांड हुआ. फिर उससे भी बड़ा जो हुआ वो वीरेन शाही, एक ईस्टर्न यूपी के बहुत बड़े माफिया टर्न पॉलिटिशियन थे. कहा यह जाता है कि वीरेन शाही और मुख्तार अंसारी, वीरेन शाही और हरिशंकर तिवारी का जो झगड़ा था, इससे निपटने के लिए ही उस समय उसको गोरखपुर को क्राइम कैपिटल कहा जाने लगा. तो उसको टैकल करने के लिए ही यूपी में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने गुंडा एक्ट बनाया था. इस कदर क्राइम था, इस कदर उनका टेरर था दोनों लोगों का. और शिव प्रकाश ने वीरेन शाही को यहीं लखनऊ में इंदिरा नगर में, उस दिन रिजल्ट डे था, एक स्कूल है वहाँ स्प्रिंगडेल, उसमें सुबह सुबह 300 बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स भी रहे होंगे 300-400. इतने लोगों के बीच में सड़क पे उलट पलट के गोलियां मारी थी दोनों तरफ से. पहले जब वो गोली मारी वो गिर पड़ा, फिर उसको पैर से सीधा किया, फिर आंखों में मारी, फिर ये कन्फ्यूज़न हुआ कि हार्ट किधर है, तो 5 इधर मारी, 5 इधर मारी. क्या बहुत ही एक कुंद मानसिकता का ये व्यक्ति था. अब ये असल में सैडिस्ट जिसे कह सकते हैं, कि ये इंजॉय करता था किसी को गोली मारना. और दूसरे इसके दिमाग में ये था कि काम तो एक ही गोली में चल सकता है, लेकिन 100 गोलियां अगर मैं चलाऊंगा तो दहशत होगी, मेरी बात मानी जाएगी, मैं जिससे पैसा पहुंचाने को कहूँगा वो पैसा पहुंचा देगा. तो उस समय जब एक के बाद एक विवेक श्रीवास्तव यहाँ का सबसे बड़ा, उस समय लॉटरी चलती थी, लॉटरी का डीलर था, उसको लाटूश रोड पे, लवे रोड, 20-25 गोलियां मारी. तो इस तरह की, और फिर दूसरे लोगों पे, पॉलिटिशियंस पे, ब्रिज बिहारी प्रसाद को इसने पटना में जाके मारा. तो कहते ये हैं कि इसने
मुख्यमंत्री जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बारे में भी सुना गया कि उनकी सुपारी ली, ऐसा कहा जाता है। मुझे इसकी सच्चाई का पता नहीं है। इसे एस्टैब्लिश कभी नहीं कर ये इस्टेब्लिश कभी नहीं कर पाए, लेकिन अजय राज शर्मा साहब की किताब है बाइटिंग द बुलेट। अजय राज शर्मा साहब भी जो इनिशियल 4-5 लोगों की टीम एसटीएफ की बनाई गई थी, तो उन्हीं की लीडरशिप में बनाई गई थी। तो उसमें उन्होंने कुछ इसका जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे बुलाया था तब वो परेशान थे, तो वो उसको इंटरप्रेट कर रहे थे। उनको बुलाया गया था, वो उस समय लखनऊ में नहीं थे, और उनसे कहा गया था कि इस काम के लिए एक छोटी सी यूनिट बनाइए आप। सीतापुर में थे, उनको बुला के यहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया। तब इनिशियली हम 3-4 लोगों की नियुक्ति हुई। एसएसपी हुए अरुण कुमार साहब, एडिशनल एसपी उस समय थे सत्येंद्र वीर सिंह साहब, मैं सीओ हजरतगंज था, डीएसपी था मैं। इनिशियल यानी फर्स्ट ऑर्डर में इन 3 लोगों की पोस्टिंग हुई। सुपरवाइज करने के लिए अजय राज शर्मा साहब रहे, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उन्हीं के अंडर में एसटीएफ को रखा गया। कुछ थोड़े ड्राइवर थे और 2 सब इंस्पेक्टर, 1 इंस्पेक्टर और 10-12 सिपाही, कुल 17 लोगों से ये 15-20 दिन में इकट्ठा करके उससे ये यूनिट शुरुआत की गई थी। हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थीं, कोई ऑफिस नहीं था, सर्वेलेंस नहीं होती थी। हाँ, कुछ नहीं था। तो बड़ी मुश्किल में, कंप्यूटर नहीं था हमारे ऑफिस में, और एक कंप्यूटर किसी तरह से मैनेज करके अरुण कुमार साहब ले आए, तो सबको उस पर सिखाया गया। एक लड़का जो उस समय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था, वो शाम को 5 बजे आता था, 5 से 7 बजे के बीच में, क्योंकि इनिशियली तो माउस पकड़ने में भी डर लगता था कि करंट मारेगा ये। अच्छा। लेकिन फिर धीरे धीरे सिखाया गया, और अब तो बिना कंप्यूटर पे ही सब काम होता है। तो ये उस दौर में, क्राइम के उस विकट दौर में, वेस्टर्न यूपी में किडनैपिंग के पता नहीं कितने गैंग हो गए थे, ऑर्गेनाइज माफिया पता नहीं कितने हो गए थे। तो उस समय तो जो टारगेट दिया गया था, सिर्फ 6 महीने के लिए वो यूनिट बनाई गई थी, और सिर्फ शिव प्रकाश शुक्ला, और शिव प्रकाश शुक्ला से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आर्म्स की स्मगलिंग है, FICN है, और इसके गैंग के और जिन पे इनाम था, तो कुछ इनामी अपराधियों की सूची, शिव प्रकाश शुक्ला, असलहों की तस्करी, ये सब जोड़ के सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 महीने का टाइम दिया गया था। एक टेम्परेरी यूनिट बनाई गई थी जी। और फिर धीरे धीरे जब एसटीएफ को सक्सेस मिलने लगी, तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, और फिर बाद में परमानेंट कर दिया गया। श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर, कई समय से मैं भी क्राइम कवर कर रही हूँ, लेकिन जो कहानियाँ हम उस इनकाउंटर की सुनते हैं एसटीएफ के बारे में, हम अन्य कई लोगों की भी सुनते हैं, ददुआ ठोकिया की भी सुनते हैं, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला शायद क्योंकि पहला ऐसा व्यक्ति था जो आपको कामयाबी मिली, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक सक्सेस माना जाता है, कामयाबी मानी जाती है। उसके बारे में बताइए, कितना मुश्किल था? जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में, आप ही ने जिक्र भी किया है, फ़ोटो तक नहीं थी श्री प्रकाश शुक्ला की। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, फ़ोटो नहीं थी। वो फ़ोटो कैसे लाई गई, और जहाँ से हम ले आए, उसने कहा साहब ये जैसे ही फ़ोटो छपेगी, आप अगले दिन हमारा पूरा परिवार मारा जाएगा। क्योंकि उसने सब जगह, बल्कि एक मर्डर उसने एक स्टूडियो वाले का गोरखपुर में भी किया था। अच्छा। कि लोगों ने कोशिश की थी, उनके एडवर्सरीज ने भी और पुलिस ने भी, कि इसकी फ़ोटो कोई मिल जाए, फ़ोटो लीक हो जाए। हाँ, तो वो किसी शादी में गया होगा, और उस ज़माने में तो वही बड़े वाले कैसेट वाले वीडियो कैमरा होते थे, और उसकी वो फ़ोटो निकलवाने के लिए कोशिश की थी। उसने दिया था कि नहीं दिया ये तो नहीं पता, लेकिन उसे दुकान से खींच के गोली मारी थी इसने, और बता दिया था कि मेरी फ़ोटो जिस दिन पुलिस के हाथ लगी तो मुझे पता लग जाएगा किसने दिया है, और तब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो ये फ़ोटो तो उसके एक रिश्तेदार के यहाँ उसकी भांजी लगती थी, उसकी बर्थडे की थी, बर्थडे पार्टी की थी। एक आपको छोटा सा काटूंगी बीच में, सुनील शेट्टी का धड़ लगाया गया था, क्या सच बात? वो लगाया, मैंने ही लगवाया था। वो जब वो इतना रोया, वहाँ सारे लोग थे, सत्येंद्र वीर सिंह साहब थे, मैं था, हमारे इंस्पेक्टर्स थे, उसने कहा साहब हम मार दिए जाएंगे। ये तुम तो उसके साले हो, तुम कैसे बहनोई हो, तुम कैसे मार दिए जाओगे? बोले साहब वो किसी का साला, किसी का बहनोई नहीं है, उसको जैसे ही वो देखते ही जान जाएगा कहाँ की फ़ोटो है, हम सब लोग मारे जाएंगे। तो ये हुआ कि भाई ये हमारा सोर्स है, और इसके थ्रू हमको इसकी फ़ोटो मिली है, ही शुड बी प्रोटेक्टेड। तो वहाँ से आए, तो फिर यही कैफ़े कॉफ़ी डे है हज़रतगंज में, जहाँ पर उसी के कॉर्नर में, अब तो गैलरी सब साफ़ हो गई, उसके कॉर्नर में पहले पोस्ट कार्ड्स की एक स्ट्रीट साइड वाली दुकान लगती थी, जिसमें हीरो हीरोइंस की फ़ोटोग्राफ होती थी। उस ज़माने में पोस्ट कार्ड ही चलते, मोबाइल फ़ोन उस समय आए ही नहीं थे, या बिल्कुल तुरंत शुरू हुए थे जब एसटीएफ बनी थी। तो वो हम उस फ़ोटो से मैच कर रहे थे कि हम किसके धड़ में उसको फिट कर सकते हैं।
तो देखते देखते नज़र सुनील शेट्टी पे पड़ी। अच्छा। तो उसको उस उससे पोस्टर से हाँ आइडिया आया हाँ था? उस पोस्टर से आइडिया, पोस्ट कार्ड से कि इस पे हम। और वहीं बगल में अमर फैक्स है एक, आज भी है। जी। पहली फ़ोटोकॉपी, कलर्ड फ़ोटोकॉपी की मशीन उसके पास आई थी लखनऊ में, और कहीं नहीं थी। तो वहीं चूँकि मेरा ऑफ़िस था, मैं वहीं सर्किल ऑफिसर हज़रतगंज और वहीं एसपी सिटी रहा था, तो उससे मैंने ये कह के नहीं बनवाया कि शिफ्ट, बनाता ही नहीं वो। अच्छा, बिना तो बताए हाँ, आपने? बिना बताए कि हमें इसकी ये सिर का हिस्सा और वो। तो पहले उसने ब्लैक एंड वाइट निकाली, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में वो पता लग रहा था कि काट के लगाया गया है। अच्छा, तो उसने कहा नहीं सर, इसको मैं उससे कलर। कलर्ड वाले से निकालूंगा और कुछ कलर को ठीक कर दूंगा तो नहीं पता लगेगा। जी। आज भी आप अगर उसको ध्यान से देखिए, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगी तो वो गर्दन और धड़ के हिस्से में हल्का सा मिसमैच मिलेगा। इसमें कि कलर का भी। कलर, खैर छपवाया उसको तुरंत उसी दिन शाम को, अरुण कुमार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 100 कॉपियाँ उसकी बांट दी। अगले दिन सारे अखबारों में देश भर की उसकी फ़ोटो छपी, पहली बार फ़ोटो मिली थी। हम लोग उसका नंबर लगाए हुए थे, कन्वर्सेशन सुन रहे थे। उसे किसी ने बताया कि भैया आपकी फ़ोटो है, उनका सवाल ही नहीं है, फ़ोटो इनको मिल ही नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं साहब, फ़ोटो तो आप ही की है। तो उसने पूछा कि क्या और ये पहनेंगे? एक एमएलए थे? हैं? एक एमएलए एमपी कई थे? लोग थे उसमें एमएलए एमपी। तो उन्होंने पूछा कि नहीं फ़ोटो तो आपकी है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं पहने क्या हूँ? तो उसने कहा आप उसमें डेनिम की शर्ट पहने हुए हैं। तो उसने कहा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी डेनिम की शर्ट, क्योंकि डेनिम की शर्ट पहनने का मतलब मुझे दूर से कोई भी पहचान लेगा, इसलिए मैंने नहीं पहनी, किसी और की फ़ोटो होगी। उसने कहा नहीं भैया, फ़ोटो तो आप ही की है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कटिंग एक लिफाफे में करके भेजो, मैं किसी को भेजूंगा, वो हम मैं ले आऊँगा। 3 दिन बाद उसने फिर फ़ोन किया कि हाँ फ़ोटो तुम्हारी, लेकिन ये शर्ट कैसे पहना दी इन लोगों ने, ये कैसे कर दिया। तो ये ऐसा मुश्किल दौर था, इतना मुश्किल दौर था। फिर उसने एक और कंसेप्ट बताया, उनका एक सब पुलिस वालों को बांटी गई। उन्होंने कहा देखो एक बात ये खूब समझ लो कि फ़ोटो देख के आदमी कोई नहीं पहचान पाया आज तक। आदमी देख के उसको फ़ोटो में पहचाना जा सकता है, जी। लेकिन फ़ोटो देख के चलते फिरते आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। ये सारे शर्ट पैंट सब की जेब में अगर फ़ोटो रखे रहें, मैं इनके सामने से निकल जाऊंगा, ये पहचान नहीं पाएंगे। तो ये उसका कॉन्फिडेंस था, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग थी क्राइम के बारे में। मैंने बताया आपको कि इंटरसेप्शन करने के लिए ना तो उस समय इक्विपमेंट थे, मोबाइल ऑपरेटर दो ही थे, उषा फ़ोन्स और एसआर, ये दो ही कंपनियां थी। इन लोगों के पास जो कॉल ट्रांसफ़र करने वाली फैसिलिटी थी, ये नहीं थी उस समय। तो उसको स्विच रूम से ही करने के लिए, इसको स्विच रूम से ही करने के लिए आईआईटी कानपुर के पास आउट एक लड़के से संपर्क किया था मैंने, मेरा व्यक्तिगत संपर्क था। और वो उन दिनों में उसकी बिल्कुल नई नई नौकरी थी, आईटीआई नैनी में, इलाहाबाद। तो उसने बताया कि हाँ साहब हम इसे कर देंगे। और फिर उस ज़माने में सिर्फ 5,000 रुपये लगे थे, अरुण कुमार साहब ने 5,000 रुपये दिए और एक बॉक्स टाइप का उसने एक इक्विपमेंट बनाया था, जिसको हम मोबाइल के स्विच रूम में ले जाके और तब उसे रिकॉर्ड भी करते थे और सुनते थे, और दूसरा कोई तरीका नहीं था। इंडिया टुडे के एक इशू में 2010 में, जब ये नीरा राडिया वाला बहुत चला था, तो एक स्पेशल इशू इंडिया टुडे ने निकाला था, दिसंबर का है, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हिस्ट्री ऑफ टेलीफोन टैपिंग इन इंडिया करके। तो उसमें भी इसका जिक्र है कि द फर्स्ट केस ऑफ टेलीफोन टैपिंग वाज विद यूपीएसटीएफ, इस तरह से करके इन द कंट्री। इन द कंट्री, ऐसा है वो, तो आप कभी देखिएगा अगर कहीं आर्काइव्स में मिल जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत की थी, बहुत मुश्किलों में ये शुरुआत हुई थी। और फिर धीरे 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 अब अच्छा लगता है मुझे जब एसटीएफ का नाम आता है। अभी जो एसटीएफ ने उमेश पाल की हत्या के बाद जितना फॉलोअप किया है, तो आप सोच नहीं सकते कितने गर्व की अनुभूति होती है कि मैं उसी संस्था का, मैं उसी यूनिट का फाउंडर मेंबर हूँ, जो आज देश विदेश में जिसका इतना नाम है। जी। सर उस समय शुक्ला का जब पकड़ा गया तो ऐसी कई सारी बातें आती कि एक महिला मित्र के थ्रू उस तक पहुंच पाई एसटीएफ, इसमें क्या कुछ नहीं सच्चाई नहीं, है? ऐसा देखिए, किसी के थ्रू हम लोग नहीं पहुँचे थे, हम बिल्कुल हार्ड चेज में थे। और बिल्कुल हॉट चेज, जिसे जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल्स के लिए, और पूरी टीम थी उसमें। ऐसा नहीं था कि सिपाही उसको ढूंढ रहे हों या सब इंस्पेक्टर, अरुण कुमार साहब भी थे, मैं भी था, सत्येंद्र वीर सिंह साहब भी थे, सारे लोग थे। और पॉइंट बाय पॉइंट हम उसकी लोकेशन देख रहे थे। और दिल्ली में टेलीफोन को पहल में सुनने की जो टेक्नोलॉजी थी वो आ गई थी, 6 महीने पहले ही आई थी। तो दिल्ली पुलिस की मदद से अरुण कुमार साहब ने उसको पैरेलली ट्रांसफ़र करा लिया था। तो हम लोग बातचीत भी सुन रहे थे।
बिल्कुल नया नया शुरुआत हुई थी इसकी। तो हम इसीलिए उसको पिन पॉइंट कर पा रहे थे, इसीलिए हम वहाँ तक पहुँचे और फिर चेज़ हुई। अंत में क्या उसे आभास हो गया था? देखिए, जब कोई चेज़ करेगा तो आभास जो मारने में किसी को कसर नहीं छोड़ रहा था और बेहिचक मार रहा था, तो आभास तो हो ही जाएगा उसे। इसीलिए वो भाग रहा था, उल्टे सीधे रास्तों पे भाग रहा था आभास होने के बाद ही, तभी फिर चेज़ करके उसे मारा गया। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो सारे देश में जिसका ज़िक्र हो रहा है, उसका नाम है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम के कई आका रहे, कई बॉस उसने बदले, श्री प्रकाश शुक्ला भी उनमें से एक था। उस गुड्डू मुस्लिम को आपने इंटेरोगेट किया था सबसे पहले, जहाँ तक हमें जानकारी है। गोरखपुर में भी वो पकड़ा गया था 2000 में, बेउर जेल के बाहर से उसे उठाया गया था। एनडीपीएस एक्ट में काफ़ी सारा उससे बरामदगी भी हुई थी। लेकिन आपकी जो इंटेरोगेशन थी सबसे ज़्यादा कंक्लूसिव रही, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। उसके आप हमें नगेट्स बताइए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें उसने बताई, शुक्ला तक पहुंचने में कितनी मददगार साबित हुई? देखिए, शुक्ला के साथ ये कभी नहीं रहा। मैंने बताया कि जब इनिशियल डेज़ में जब श्री प्रकाश शुक्ला को भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, गुड्डू मुस्लिम को भी कोई नहीं जानता था, तो एक मर्डर हुआ था AK-47 से, श्री प्रकाश शुक्ला ने किया था। वो हुआ था तत्कालीन फैज़ाबाद में सराय राशि में। इट वाज़ इन 96 और 97। और जब उसका मर्डर हुआ था, ये लोग पवन पांडे और राकेश पांडे की तरफ से गए थे, शिव प्रकाश शुक्ला की टीम थी, वो था, सिरिया पहलवान था, ये लोग थे। और सत्येंद्र सिंह के साथ उस समय गुड्डू मुस्लिम था, पीछे की गाड़ी में गुड्डू मुस्लिम और संतोष सिंह थे। क्या सत्येंद्र सिंह से सत्येंद्र सिंह के लिए ही ये काम कर रहा था, हाँ काम कर रहा था, किसी के थ्रू बात कराई गई होगी। उस समय भी इसके पास बम थे, हाँ उस समय भी बम थे। तो इंट्रोगेशन में ये पता लगा कि इसने अपना पहला जो मर्डर किया था वो 16 साल की उम्र में किया होगा, जुवेनाइल। उसके बाद ये करता रहा और उस समय के मर्डर भी इसने बम से ही किए थे, देशी बम से ही। और 2023 का जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो फ्लोट कर रहा है उमेश पाल मर्डर केस का, आप देखिए उसमें भी कैसे बम का इस्तेमाल, हाँ फूलों की तरह बम फेंक रहा है, कॉन्फिडेंस देखिए उसका, विदाउट एनी मास्क। तो ये इन लोगों का बम के इस्तेमाल करने का ये चलन, जो मैं एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ कि 95-96 में भी बम और 2023 में भी बम, वो इसी को कंटिन्यू कर रहा था और यही उसकी पहचान है, इसीलिए उसका नाम गुड्डू बमबाज है। गुड्डू मुस्लिम कम लोग जानते हैं, प्रयागराज में उसे गुड्डू बमबाज कहते हैं जी। लेकिन सर, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिल रही है कि ये शिवकुटी का रहने वाला नहीं था, दरअसल ये सुल्तानपुर का रहने वाला था। सुल्तानपुर के गोसाईगंज का रहने वाला है ये, अयोध्या के पास है। हाँ अयोध्या के पास है। और इसके गांव का नाम भी है, मुझे ध्यान आ रहा है, इसके गांव कौन सा गांव है, वहाँ का रहने वाला है। बाद में ये शिवकुटी में ट्रांसफ़र, इसके फादर यहाँ इसको ले आए थे। इसके एक भाई की वहाँ जल निगम में नौकरी भी लगी थी। इसका एक भाई वो टेलरिंग का काम भी करता है, 2 बहनें हैं इसकी। और जब हम लोगों के पास आया था उस समय इसकी शादी नहीं हुई थी, बिल्कुल यंग था। अब हो चुकी है। हाँ अब शादी हो चुकी है। तो जब इसकी ज़मानत करवाई थी अतीक ने, तब अतीक उसे अपने साथ ले गया, चकिया में घर दिलवाया और शादी भी कहते हैं उसी ने कराई, और तब से ये उसी के साथ है। जी सर, लेकिन ये जो बार बार बात आती है कि कई आका उसने बदले, क्या ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर काम करता रहा कई लोगों के लिए? जैसे शुक्ला के साथ आपने बताया कि ये काम नहीं करता था, लेकिन क्या किसी मर्डर में उसकी हेल्प की या उसके लिए काम किया? नहीं, ये फिलहाल तो देखिए, हम जब ले आए थे तो शुक्ला की जानकारी के लिए ले आए थे, क्योंकि ये पूरा गैंग सत्येंद्र सिंह का उसका पीछा कर रहा था कि उसने सत्येंद्र को मारा है, हम उसको मारेंगे। तो शुक्ला की क्या फायर पावर है, क्या कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से पैसा उसको मिलता है, चूँकि बिल्कुल नई नई STF बनी थी और टारगेट भी एक ही था, तो उस अपने टारगेट के बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए इसे हम लोग ले आए थे। बहुत छोटे मोटे केस में किसी में प्रयागराज में वांटेड था, फिर उसको उसी में जेल भेजा गया, जमानत हो गई, बाद में ये NDPS में गोरखपुर में पकड़ा गया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे पाया? हाँ, महत्वपूर्ण जानकारी, उस समय के क्राइम की बहुत अच्छी जानकारी दी, कैसे ही इसने मर्डर किए थे, किसके किसके लिए किए थे, कौन इसके रुकने का इंतज़ाम करता था, कहाँ ये घूमता था, तो ये सब चीज़ें उस समय बताई गई थी। जी सर, ये इसके बारे में अगर हम इसकी पृष्ठभूमि पर जाएं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो 1990s का दौर रहा, उसके बारे में आपने बताया कि कैसे ये उस समय के जो उभरते हुए क्रिमिनल्स थे उनके साथ ये शामिल हो गया था और उन्होंने काफ़ी यूज़ किया इसे लखनऊ की पॉलिटिक्स में उभरने के लिए। उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो जो बमबाजी का दौर हुआ करता था लखनऊ में। देखिए, लखनऊ में तो एग्जैक्टली लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस का वो दौर बहुत ख़राब था।
डॉक्टर साहब थे उस समय, डॉक्टर शुक्ला फिजिक्स के थे, अभी भी होंगे, वो हैं भी। तो वो बेचारे परेशान हो जाते थे, हर हॉस्टल में हर दिन बम का इस्तेमाल होता था, और ग्रुप्स, जो स्टूडेंट ग्रुप्स थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। एक ग्रुप इसका इस्तेमाल करता था, ये रोज़ बम बना के, और जहाँ आमना सामना हुआ वहाँ ये बम का प्रयोग करता था। और उस 95 से 98 के बीच में, या 96 से 98 99 के बीच में, क्योंकि ये क्राइम का बेसिक कैरेक्टर यहाँ बम का नहीं है लखनऊ में, ये प्रयागराज का ही, ये उसने इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इसके जाने के बाद यहाँ से 98 के बाद से बमबाजी की भी घटनाएं यहाँ ख़त्म हो गई या नहीं होती हैं। तो वो बेसिक क्राइम के बेसिक कैरेक्टर में यहाँ नहीं है ऐसा, ये वहीं है प्रयागराज या इलाहाबाद। कहाँ से सीखा है इसने, क्या नहीं, कुछ नाम है? इलाहाबाद का तो रहने ही वाला है ये। जब ये जो जहाँ लोकल प्रयागराज का, तो वो जिस इलाके में रहता था ये शिवकुटी, वो बमबाजी के लिए बहुत मशहूर जगह है, जहाँ इसके फादर इसको लेके आए थे, जहाँ कोशिश की थी कि इसके बच्चे पढ़ें लिखें। तो ये है इसका, तो वहीं से सीखा था, और फिर धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करने लगा, उसमें कॉन्फिडेंस हो गया, उसमें महारत हासिल हो गई, और काम करने लगा वो। लखनऊ में जो यूनिवर्सिटी में खास करके जिन ग्रुप्स के साथ आया है उनके बारे में थोड़ा बताओ। उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई बड़े ग्रुप्स थे, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी बटा हुआ था। एक वीरू था उसमें, एक कुशवाहा था लड़का वेस्टर्न यूपी का। ईस्टर्न यूपी के गैंग्स जो लड़कों के लीडर थे वो धनंजय और अभय थे, ये उन्हीं के लिए काम करता था, क्योंकि गोसाईगंज में जिस गांव का ये रहने वाला है, ये दोनों ही ज़िले, जौनपुर भी उसी के पास है और फैज़ाबाद भी उसी के पास है। तो जब वो ग्रुप वहाँ पर बने होंगे तो वो उनके साथ बैठ गया, उनके साथ उसका इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू कर दिया। जी। और आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि दरअसल जो कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी में नहीं रहा, छात्रावास में नहीं रहा, लेकिन आपने बताया कि ये छात्रावास में रह रहा था और किसी नाम से रह रहा था। बिल्कुल नाम से रह रहा था ये। शुरू में इसको कुछ लोग तो आयुष बताते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में आशीष चौधरी के नाम से ये रहता रहा, और उस ज़माने के लोग इसे आशीष चौधरी के ही नाम से जानते हैं। इसीलिए लोग कभी कभी कहते नहीं, गुड्डू मुस्लिम तो कभी नहीं रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब आशीष चौधरी के नाम के बारे में जानकारी हुई, लगभग सभी को जानकारी है कि ये वही है आशीष चौधरी जो बम बनाता था और फेंकता था। नकली नाम लेकर वो रह रहा था यहाँ पे, क्या ये माना जाए? कितने समय तक यहाँ? ये 2-2.5 साल का उसका पीरियड यहाँ लखनऊ का है। और बदमाश लोग तो हमेशा नाम बदल के रखते हैं, अपराधी जो हैं वो कोशिश करते हैं कि नाम बदल के रहें, ताकि उनके पुराने कृत्यों में या पुराने मुकदमों में जहाँ वो वांछित हैं, कोई ये ना बता दे कि साहब ये वही आदमी है जो फलां जगह से वांछित है, इसलिए अपना नाम बदलते हैं। ये तो पुरानी प्रथा है। सबसे ज़्यादा जो अभी इस समय एक हॉट डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है वो ये है कि गुड्डू मुस्लिम क्या धोखेबाज था, जैसे सत्येंद्र सिंह लंगड़ के साथ उसने घटना की। एक संतोष सिंह का जिक्र आता है, वो भी अब हाल ही में ऐसी रेवलेशन हुई है कि दरअसल वो एक्सीडेंटल केस नहीं था, बल्कि वो मर्डर था। और इसी का गुड्डू मुस्लिम और नाम आता है धनंजय सिंह का, जो भी एक क्रिमिनल रह चुके हैं। बेसिकली ये लोग इसको लखनऊ ले गए थे और वहीं पर इनकी कोल्ड ड्रिंक में जो है मिलावट करके उसे मार दिया गया। आपने बताया कि दरअसल गला घोट के वो मिलाया था। एक बार मिलाया तो ऐसा लगा कि कम डोज है, फिर उसके बाद सब्जी में मिलाया, बेहोश तो हो गया लेकिन मरा नहीं था। तो इसका गला घोंट के मार के फिर उसे सड़क पे फेंक के उसके ऊपर से गाड़ियाँ चढ़ा दी थी। तो एक्सीडेंट में ही वो मामला निपट गया। क्या माना जाए कि गुड्डू मुस्लिम कहीं ना कहीं धोखेबाज है? देखिए, ये धोखेबाज वाली बात मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन ये देखिए धोखेबाज, बल्कि वो तो जितने पुराने उसके कॉन्टैक्ट हैं, किसी से इसने संबंध खराब नहीं किए हैं। और यही वजह है शायद कि इतनी लंबी समय से वो फरारी काट रहा है। वो इन्हीं संबंधों के, पुराने संबंधों का इस्तेमाल करके वो इतनी लंबी फरारी काट रहा है। लेकिन खैर, उसको कानून के सामने आना ही होगा, और खुद आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है पुलिस ले आएगी, और ज़रूर ले आएगी। एक चीज़ आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, ऐसा क्या है गुड्डू मुस्लिम में कि कई आकार आए रहे और सभी के साथ अच्छे संबंध, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि उसके रहे, क्या इतना शातिर है या फिर कुछ और भी इसके कारण? बहुत शातिर है, बहुत शातिर है, अकेले क्राइम करने में सक्षम है, बहुत निर्दयी है, और जिसको वो कहते हैं ना कि इसका दिमाग बहुत चलता है, ऐसा कहते हैं। ये साये की तरह अतीक के साथ रहता था, उसकी गाड़ी में चलता था, कभी कभी उसके गनर के रूप में चलता था। तो शातिर बहुत है, ये किसी का इस्तेमाल कर सकता है, अपने बचने के लिए किसी का गला घोट सकता है। लेकिन अतीक ने कई एहसान कर रखे थे। हाँ, अतीक ने इतने एहसान कर रखे थे
जिसकी वजह से वो उसके साथ इतने लंबे समय तक चला, वरना ये किसी के साथ बहुत लंबे समय तक टिका नहीं रहा। खाली अतीक एक ऐसा। हाँ, अतीक है। तो ये थे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर राजेश पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अतीक को क्या वाकई में पीठ में छुरा भोंकने में कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम का हाथ हो, इसमें तो शायद कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर सही है कि खाली अतीक अहमद ही एक वो क्रिमिनल था जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय के लिए गुड्डू मुस्लिम रहा। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।